कि दाह वगैरह की होगा। और एक केस और है जिसमें दाह वगैरह ज़्यादा फील होता है, वो सारे पेशेंट जो डायबिटिक वाले होते हैं, डायबिटीज़ के केस में जब न्यूराइटिस होता है तो उसमें हस्तपाद में दाह होता है, या हस्तपाद में दाह पूर्ण रूप में भी होता है। तो वहाँ से भी कई बार कोई पेशेंट अगर कंप्लेन करता है कि हस्तपाद में दाह है, तो एक तो उसकी शुगर जरूर चेक कराइए, HbA1c भी चेक कराइए, क्योंकि कई बार होता है हम रैंडम शुगर टेस्ट कराते हैं तो रैंडम शुगर ओके आता है तो हमें लगता है कि नहीं है। नब्ज में भी आप देख सकते हो सब सारी चीज़ें, बट आप शुगर को बहुत अच्छे से कंसीडर करिए, तो शुगर भी ज़रूर देखिए। और कुछ टेस्ट करा सकते हैं, कई बार क्या होता है कुछ न्यूरल डिफेक्ट्स हो सकती हैं या नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ से हो सकता है। और कोई बहुत ज़्यादा एसिडिटी का पेशेंट है तो उसको भी हो सकता है, क्योंकि सर्वांग आ गया तो हस्तपाद में भी दाह होता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसी बात से कुछ साल पहले, मतलब 10 साल पहले की बात है, कि एक बार एक पेशेंट की कंप्लेन थी कि जो सर का उसका अधिपति मर्म वाला एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी उनको बर्निंग रहता था। हालांकि डिटेल हिस्ट्री नहीं लिया था तब, आयुर्वेद वाली प्रॉपर केस टेकिंग हम नहीं करते थे, अदरवाइज उस तरीके से करते तो हेतु नज़र आ ही जाते हैं। हालांकि हेतु हर जगह नज़र आते हैं। तो यहाँ पर देखो दाह हो रहा है, तो दाह आपको पता है कि पित्त का लक्षण होता है, तो ऑब्वियस ही बात है पित्त इसमें होता ही होता है। पित्त के साथ हमेशा वात होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम आयुर्वेद में कंसेप्ट बोलते हैं कि पित्ता पंगु कफा पंगु पंगोमल धातु नाम वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वात के बगैर नहीं हो सकती। या जैसे चरक सूत्र 12 में जो वात कलाकली अध्याय है, वात कलाकली अध्याय में बोला गया है ना, वायु तंत्र धरा, या सारी डेफिनेशन देखे तो वहीं पर एक और बढ़िया से डेफिनेशन है, सर्वेंद्रिय अर्थ नाम अभिओढ़ा। मतलब जो सारी इंद्रियों हैं उनको चलाने का जो काम है हमारे वात जी करते हैं, तो इसलिए आपको पित्त भी है और वात है। तो हमेशा जब चिकित्सा करोगे, जब क्योंकि क्यों चीज़ें होती, जब हम लोग पढ़ते थे ना ये बात हमें नहीं समझ में आती थी, लेकिन मुझे आज की डेट में पता है कि जब ये पढ़ लेते हैं कि बीमारी में ये चीज़ होता है, इस बीमारी में, तो ट्रीटमेंट करने चलोगे आप, तो पक्का सी बात है कि आप पित्त शामक चिकित्सा करोगे, है ना, आप वात शामक चिकित्सा करोगे और पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे लोग देखो अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया। तो इसमें जो है अगर चैप्टर की बात करोगे तो चैप्टर में सूत्र उत्तर तंत्र में भी है, माधव निदान में भी है, और योग रत्नाकर में दाह चिकित्सा प्रकरण ही है। तो मैंने जैसे आप लोग को कई बार बताया कि योग रत्नाकर में कई सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, खास करके नाड़ी ओड़ी के बारे में भी योग रत्नाकर वगैरह में बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ से पढ़ लिया करिए। अब निदान संप्राप्ति में इन्होंने 7 तरह के जो बताया ना, वो 7 हेतु है। तो अभी तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया है। अब जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उनसे पूछेंगे कभी, तो उष्ण तीक्ष्ण मद्यपान जो लोग करते हैं उसकी वजह से, क्योंकि पित्त बढ़ने का मतलब है कि कफ का क्षय होगा, तो कफ का क्षय होगा, इन वजहों से पित्तल आहार विहार हो से होगा, या किसी वजह से कफ का संचय हो जाएगा मतलब क्षय हो जाएगा, तो कफ के क्षय की वजह से भी पित्त बढ़ा मिलता है। तृष्णा वेग विधारण, जो लोग प्यास का वेग काफ़ी लंबे टाइम तक रोकते हैं, और इंटरनल कोई हेमरेज होता है तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कोई शोष का मरीज है, मतलब बहुत ही जीर्ण शरण हालत में हो, तो उसके भी हाथ में होगा। किसी को चोट चपेट लग जाती है तो उसके अगेंस्ट भी हो जाता है, और कभी कोई क्रिटिकल इंजरी होती है। तो ये सारे हेतु हैं। इन सारे हेतुओं से क्या होता है, कफ का क्षय होता है। कफ का क्षय होगा तो पक्का सी बात है कफ और वात के गुणों में शीत गुण के और अधिकता के अलावा सारे उल्टे, मतलब एक दूसरे से रिवर्स है। तो वायु का वृद्धि होगा, और वायु की वृद्धि के साथ में जब कफ का क्षय होता है तो अधिकतर पित्त की वृद्धि होती है, तो पित्त का प्रकोप होगा, उससे दाह अनुभूति होती है, दाह की अनुभूति होगी तो दाह रोग होगा। संप्राप्ति घटक में दोष आपको मैंने पहले बता दिया कि पित्त प्रधान है, उसके साथ वात इंक्लूड है। दुष्य में रस धातु है, अधिष्ठान में त्वच और स्नायु है, मतलब आपकी स्किन पर फील होता है, और स्नायु मतलब नर्वस सिस्टम में जो भी है वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर रहते हैं। और जो आपको सामान्य पूर्व रूप में मिलता है, पेशेंट यही बोलेगा कि मुझे हस्तपाद दाह होता है, ठीक है, तो पाम रीजन में, सोल रीजन में फील हो सकता है। तो और जैसे अब जो मध्यज वाले होंगे तो मध्यज दाह में बहुत ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, न्यूराइटिस टाइप की ट्रबल ज़्यादा होती है। रक्तज दाह में पित्त प्रकोप होगा तो उसके अंतर्गत सर्व शरीर में हो सकता है दाह फील हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। या जो लोग पित्तज बहुत आहार विहार करते हैं ना, जैसे मैंने एक बार आप लोग को बताया भी था कि मैंने वॉचमैन को देखा तो उसका पूरा चेहरा ही बड़ा रेडिश टाइप का, स्किन वगैरह सारी चीज़ें दिखती हैं। हालांकि अधिकतर इस तरह की कंडीशन आपको वात रक्त के पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वात रक्त में भी क्या होता है कि वात और रक्त दोनों दूषित होते हैं। यहाँ पर इन लोग को मानते हैं कि ज़्यादा पित्तज है, बट वहाँ पर भी खान पान जब है, तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी कोई एक बीमारी ना आपको टिपिकल एक चीज़ नहीं दिखती कि आपने देखा सिर्फ मरीज को दाह की तकलीफ है, अंदर से और भी चीज़ों की तकलीफ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों का पूरा लेवल पर नज़र आ रहा है, मतलब बाहर से दिख रहा है, और कई सारी चीज़ों के आपके इंटरनल कॉज पड़े रहते हैं।
ठीक है। पित्तजदाह को इन्होंने इसलिए क्वेश्चन मार्क किया कि शुद्ध पित्त प्रकोप की वजह से हो सकता है। तृष्णा भी आपने जाना ही कि तृष्णा का वेग जो लोग रुकते हैं तो उसमें होगा, और तृष्णा का वेग रोकोगे पक्का सी बात है गला तालू सूखता रहेगा। और डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट में भी देखोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। या मेरे जो एक पेशेंट है प्रोस्टेट वाले, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। उनको कहते हैं कि मैम गले मुँह लगता है। या मेरी सोसाइटी में एक आंटी थी, तो मुझे उनका पता है कि जब योगा करने आती थी तो उनको गले में खराश फील होती थी, तो मैं पूछती थी क्यों, तो होता था कि पानी नहीं पिया है। मतलब मैक्सिमम मेरे सेंटर पर आने कर जाने में उनको 1 आवर से ज़्यादा नहीं होता था। मतलब क्योंकि मेरी सोसाइटी में ही रहते थे तो हार्डली 5 मिनट आना, 5 मिनट जाना, 10 मिनट मान लो। बुजुर्ग थे तो हम मान सकते हैं 15-20 मिनट लग गया, और वही 40 मिनट या 1 घंटे का योगा। तो उतने भर में ही उनको प्रॉब्लम होती थी कि खराश सी आना शुरू होती थी, खांसी भी कई बार आती थी। अभी मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ कि अभी उनको स्टंट भी पड़े हैं। और पहले वो डायबिटिक पेशेंट थे, इंसुलिन डिपेंडेंट थे। तो डायबिटीज़ के केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है कि आपको लगेगा मुंह सूखा सूखा जा रहा है, तो वहाँ पर भी इस तरह की तकलीफ होती है। रक्तपूर्ण कोष्ठजात इंटरनल हैमरेज वगैरह के केसेस वाले पेशेंट नहीं देखे हैं मैंने। धातु क्षय होगा तो वहाँ पर तो होगा, क्योंकि धातुओं का क्षय है। तो जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि जब हमारे अंदर ब्लड का लॉस हो जाता है तो तुरंत ब्लड के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि और बाहर के सेल से उसमें वाटर लेकर के वो वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए बॉडी कोशिश करती है। ये सब आपने पढ़ा होगा, हेमोस्टेटिस वगैरह मेंटेन करने के लिए बॉडी आपकी क्या क्या काम करती है। और कुछ जगह इंजरी हो गई जाएगी तो वहाँ पर भी इस तरह के सिस्टम होते हैं। क्षय वाले में भी होता है, रस धातु को बढ़ाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए तो पानी कर लेते हैं, हालांकि उसमें जान नहीं रहेगी, बट बॉडी तो इटसेल्फ तुरंत इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती है। और अगर मर्म वगैरह जैसे हृदय बस्ती सिर आपके 3 मर्म होते हैं, इनमें अगर चोट चपेट लगती है तो उस तरह की भी कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा आप देखोगे चिकित्सा करोगे तो चिकित्सा का सिंपल सी मतलब है हमारा आयुर्वेद में कोई भी व्याधि है तो आप 2-3 चीज़ें एकदम आँख मूंद कर लिख सकते हो। जैसे निदान परिवर्जन, तो निदान परिवर्जन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो निदान परिवर्जन कराएंगे पेशेंट को किस वजह से हो रही है वो जरूर देखना है। जैसे एल्कोहलिक है तो एल्कोहल बोलेंगे छोड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी पित्तज प्रकोप कर रहा है, RBR खा रहा है तो वो कराएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, कल अभी मैंने केस टेकिंग करी थी, डॉक्टर की ही बेटी थी। तो उनका क्या था कि उसको जब पित्त प्रकोप वगैरह होता था तो वो उन्होंने क्या प्रवाल पंचामृत कामदुधा और ऐसी सब दवाएं दे रहे थे। एंड ही इज़ अ प्रैक्टिशनर, गुड प्रैक्टिशनर, बट उन्होंने लंघन दीपन पाचनोन्लोमन पर कंसंट्रेट नहीं किया हुआ था। तो मैंने जब केस टेकिंग करी तो मैंने उसकी सारी चीज़ें बंद कराई, क्योंकि सुबह उसको भूख तो लगती है, दोपहर शाम में नहीं लगती। तो हमने कहा नहीं खाना खाना है। और लगभग वीकली समोसा खाती थी, या बाहर जब जा रहे हैं तो कुछ कुछ खाना पीना था, या घर में लोग बना लेते हैं। आजकल एक बड़ा अच्छा सा कल्चर चला है कि हम बाहर नहीं खा रहे तो हम घर में ही सारा कचरा बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो उसकी वजह से उसको ड्राइनेस ऑफ स्किन भी थी, ड्राइनेस ऑफ फेस थी। और जो उस उम्र की बच्चियां होती हैं कॉन्शियस बहुत होती है, अभी शी इज़ ओनली 19 ईयर ओल्ड, तो तैयारी वायरी कर रही है तो स्ट्रेस भी हेतु था सारा। तो मैंने कल बताया, और पीरियड भी 19 उम्र की एज से कम आता है, क्योंकि 2 ही पैड चेंज करती है बच्चा। तो वहाँ पर भी मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा हुआ, हालांकि और कुछ नहीं नज़र आया। अभी 2-3 महीने से शायद डिस्मेनोरिया वगैरह भी होना स्टार्ट हुआ है। तो पेशेंट के अंदर बहुत सारा चीज़ों का क्षय है। वजन उसका फेस का जो लोग बता रहा था वो काफ़ी मोटा सा दिखा रहा था, बट वजन उतना ज़्यादा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी जो सारी चीज़ें मुझे नज़र आई, तो अब हम लोग पुराने प्रैक्टिशनर हैं तो हमें समझ में आ गया कि भाई लीवर का इसका प्रॉब्लम है और मेडिसिन हम चलाएंगे। तो अभी मैंने उसको बहुत सिंपल दवाएं बताई हैं, क्योंकि उसको कुछ टाइम से कब्ज वगैरह भी रह रही है, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो सिंपल मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं। अभयारिस्ट और दशमूलारिस्ट दिया है, और साथ में मोस्ट वाली मैंने सारस्वतारिस्ट दिया है। मैंने कहा अगर इससे काम चल जाता है तो ठीक है हफ्ते भर बाद, अदरवाइज हम फिर अभी पत्तिकर वगैरह या कुछ पित्त शामक अलग से चलाएंगे। क्योंकि मेरा मेन था कि जैसे ही कब्ज सॉल्व होगी तो एसिडिटी वगैरह और निदान परिवर्जन हम करा ही रहे हैं। मिनिमम मेडिसिन के साथ भी पेशेंट ठीक हो सकता है। उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर ये चीज़ करिए। दशमूलारिस्ट क्यों, शोथर तो होता ही है और वात का अच्छे से समन करेगा। अभयारिस्ट अभय देती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको भी कम करने का काफ़ी काम करती है, और रिकरेचर का काम तो करेगी। और अभयारिस्ट बहुत सारे जगह, और दशमूलारिस्ट अभयारिस्ट एज ए रसायन भी हम पेशेंट को चला सकते हैं। हालांकि मैंने अभी उसको अभयारिस्ट 40 ml डोज में चलाया है और दशमूला सिर्फ 20 ml में चलाया है। मैंने कहा 1-2 दिन बाद जैसा रिजल्ट होगा फिर हम चेंज करेंगे।
अब देखो दाह हो रहा है तो दाह का उल्टा है यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप शीतोपचार करा रहे हैं। शीतोपचार का मतलब शीतल चीज़ों का लेप भी करा सकते हो, शीतल चीज़ों का मतलब शीतवीर्य चीज़ों का सेवन भी करा सकते हो। और शीतल जगह में रहना, जैसे बहुत होता है गर्मियों में बहुत बुरी हालत होती है तो आप एसी चलाते हो, या बहुत क्लाइमेटिक चेंज वाली कंडीशन जगह पर जाते हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आमल की आपको पता है शीतवीर्य है, द्राक्षा आपका शीतवीर्य है, कमल शीतवीर्य है, नारियल का जल है, इच्छू रस है, मूत्रकारक जितने द्रव्य होते हैं अधिकतर शीतवीर्य होते हैं, ठीक है। करकटी मतलब खीरा ककड़ी इस तरह की चीज़ें हैं, कुष्मांड है वो भी आपका उस तरह का होता है। ये सारी चीज़ों का सेवन कराइए। चंदन, प्रियंगु, लोद, रोशिर, सुगंध बाला, नाग केसर, एला, तेजपत्र, नागर मुस्ता, विवर, पद्म का शीतल, तो सब सारे ऐसी चीज़ें तो शीतल और सुगंधित द्रव्य हैं। या आप सोचोगे तो इसमें से ये जो है मुस्ता, परपटो, शिर, चंदन, उदित, नागर है तो ये आपके षडंग पानी का द्रव्य है। तो किसी को दाह अगर ज़्यादा फील हो रहा है ना, आप षडंग पानी भी पीने को दे सकते हो बड़े आराम से। नहीं तो आपके पास जो जो कंटेंट है आप वो दे सकते हो। आप चंदन का पानी भी अकेले दे सकते हो, चंदन पानी पीने के लिए। और उसके अलावा बहुत सारे शारंग धर्म में धान्य का अधिहीम है, सक्तुमंथ है, दशसार चूर्ण है, मृत संजीवनी वटिका है, और वो सब चीज़ें तो मार्केट में कम अवेलेबल रहती हैं। चंदनासव, बलारिस्ट वगैरह, दशमूल घनबटी अवेलेबल है ही। दशमूल घनबटी इसीलिए कि आपने वात का शमन करने के लिए। फिर चंदन आदि चूर्ण भी कुछ लोग देते हैं, प्लेन अकेले चंदन का चूर्ण देते हैं, बट योग रत्नाकर का कंटेंट है तो आप देखोगे इसमें चंदन के अलावा और सारे पित्त शामक द्रव्य रखे होंगे। खजूर आदि चूर्ण है, सहस्त्रदोत घृत है, आप लगाने के लिए दे सकते हो, वो पान के लिए नहीं होता है। कुशाद्य तेल है, रसादी गुटिका है, चंद्रकला रस है। चंद्रकला रस काफ़ी जगह यूज़ होता है, जहाँ पर सेंसेशन बर्निंग वगैरह होता है वहाँ पर भी होता है। लंग्स वगैरह की तकलीफ में भी होता है। अभी आप पीछे शोष वाले चैप्टर में देखा था चंद्रकला रस काफ़ी यूज़ कर रहे थे। कहीं पर लंग वगैरह में प्रॉब्लम रहती है लंग्स में तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। प्रवाल पिष्टी और प्रवाल पंचामृत तो हमारा है ही, पित्त शामक द्रव्यों में होता है। तो निदान परिवर्जन कराया, शीतगृह वास कराया, शीतोपचार कराया, आहार में शीतल द्रव्य दिया, पेय में धान्य का अधिहीम वगैरह, चंदन और शीर का शीत पेय देते हैं, और चंदनासव वगैरह दे सकते हैं 20 ml 25 ml, ये तो आपकी मात्रा पर डिपेंड करता है आप क्या दे सकते हो। उसके अलावा चंद्रकला रस प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं, या प्रवाल पंचामृत के साथ चंद्रकला रस दे सकते हैं, मतलब चाहे प्रवाल पिष्टी दिया चाहे प्रवाल पंचामृत दिया। और कई सारे जगह मेद्य कषाय देना है। मेद्य कषाय क्यों देना है? क्योंकि न्यूराइटिस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर जाकर मेद्य कषाय बहुत अच्छा करेंगे। या मेद्य कषाय शिरोधारा के फॉर्मेट में आप यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप तक्र में आमल की मिला करके उसकी भी शिरोधारा करोगे तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि शिरोधारा जो भी न्यूरल प्रॉब्लम रहती है या ब्रेन वाइज प्रॉब्लम रहती है बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। ग्रहणी में भी बहुत अच्छा शिरोधारा के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ग्रहणी डिसीज जिनको भी होती है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेस लेवल वाला ज़्यादा होता है, मतलब मेंटल लेवल पर हमें काम करना। तो इस तरह जटामांसी का हिम कषाय भी दे सकते हो। जैसे किसी पेशेंट को बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है और नींद वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप जटामांसी देंगे तो जटामांसी नींद बहुत अच्छा लाएगी, तो सूदिंग इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से भी बहुत बढ़िया रहता है। उसी तरीके से चंदन आदि बटी है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। तो आप जिसको भी चाहे लिख लो, नहीं तो रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो कि प्रवाल पंचामृत के साथ हमने चंद्रकला रस दे दिया, और तो जैसी तकलीफ रही हमने उस हिसाब से सिस्टम कर लिया। तो इस चैप्टर में बस नैन्सी इतना ही है। अब आप बताओ, any question? Because you are a today single one person. No, ma'am. No question. अच्छा, मुझे आप एक बात